मंथन में मोदी ने दिया विजय मंत्र। अपनों का बढ़ाया हौसला, विरोधियों पर किया हमला। हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। पीएम ने कहा परिवारवाद और वंशवाद ने किया देश का नुकसान। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया। अरुण सिंह ने दिया मंत्र, कमान संभालेगा युवा तंत्र। हमें अगली पीढ़ी को भी तैयार करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को आगे बढ़ाना है, निरंतर बढ़ा भी रहे हैं। हम उनको प्रोत्साहित करके और अधिक से अधिक युवाओं की बात सुने, युवाओं को अपने साथ जोड़े। कांग्रेस का वार, जनता को ना रोटी मिली ना रोजगार। आप महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं जिन मुद्दों का कोई मतलब ही नहीं है। देश की आजादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं, आप तो उन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं जिससे ना रोटी मिलती है ना रोजगार मिलता है। मिशन 2023 का मंथनवार। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में वंशवाद, परिवारवाद जैसे मुद्दों के जरिए कांग्रेस निशाने पर रही। हालांकि मंथन आगामी चुनावों और संगठन की मजबूती को लेकर के हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा ने देश को निराशा से बाहर निकाला। मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का नुकसान किया है। मोदी ने कहा कि देश में विकासवाद की राजनीति की स्थापना होनी चाहिए। बीजेपी की बैठक में आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाने और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का अहम फैसला किया गया। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि लोग प्रधानमंत्री से महंगाई पर कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन जिन मुद्दों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसी मुद्दे को लेकर के आज करेंगे हम चर्चा। सवाल इस बात को लेकर के है कि प्रधानमंत्री के जो भाषण के आखिरकार मायने क्या, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, और प्रधानमंत्री ने जो आज मंत्र दिया है जीत का, उसे बीजेपी कहां तक आगे लेकर के जाएगी। सवालों पर आ जाते हैं। और आज का जो सबसे पहला सवाल इस डिबेट में हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि वंशवाद को विकासवाद की आखिरकार क्या चुनौती है। सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि देश निराशा से बाहर आ चुका है या अभी और काम होना बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस ओर भी इशारा किया। सवाल नंबर 3 यह है कि अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने का दांव कितना आखिरकार बीजेपी में कारगर होगा। राजस्थान के लिहाज से भी देखेंगे और साथ ही साथ देश के लिहाज से भी देखेंगे। इन तमाम सवालों को लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और एसपी मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले एक ओपनिंग कमेंट, उसके बाद में बहस की शुरुआत करेंगे। स्वर्णिम चतुर्वेदी, सबसे पहले आप ही से शुरू कर रहा हूं। देखिए हेमंत जी, प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमने सुना, देखा, लेकिन वो बड़ा निराशाजनक था, न सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि राजस्थान के लिए भी। 3 चीजें हम बड़ी महत्वपूर्ण थी जिन पर हम सोच रहे थे कि शायद चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी चर्चा करेगी किस तरह से महंगाई रोकी जाए, किस तरह से बेरोजगारी घटाई जाए, किस तरह से या एक मुद्दा जो राजस्थान का था, चूंकि ये सभा राजस्थान में थी, तो राजस्थान में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का शायद घोषणा यहाँ पे करते प्रधानमंत्री जी। लेकिन इन तीनों ही चीजों को भूल करके उन्होंने केवल एक मंत्र दिया यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ये सारे मुद्दे आप भूल जाओ, कांग्रेस पर हमलावर रहो, अपने विकास की जो भी कहना चाहिए योजनाओं किससे संबंधित तो कुछ बताने को लिए था नहीं, तो हमलावर रहे। पार्टियों पर 60 साल से शासन चला रहे हैं, लेकिन देश को यह बताने में नाकाम रहे कि जो वादे वो करके आए थे, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करना, राजस्थान के लिए वादा था ERCP का, उस पर एक शब्द न तो उन्होंने बोला, न आज की बैठक में किसी पदाधिकारी ने राजस्थान के लोगों का लिहाज करते हुए बोला। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है स्वर्णिम जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जो अपेक्षा थी कि जरूरी मुद्दे देश के हैं उन पर बोलेंगे, और साथ ही साथ आपका ये कहना
कहना है कि इस बात की भी अपेक्षा थी कि अब तक उन्होंने क्या किया वो ये बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। ये इशारा किया कि कैसे आपको कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होना है। आशीष चतुर्वेदी जी। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। आज उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उसमें संबोधन हुआ है जी। और ये हमारी एक रूटीन बैठक है जिसमें इस तरह का मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहता है। आप देखिए, और इस तरह से जीत के मंत्र, भारत को किस तरह से हमको वापस अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ऐसा मार्गदर्शन हमको लगातार इन बैठकों में मिलता रहता है। देखिए जी, आज के प्रधानमंत्री के संबोधन के मायने क्या हैं आपकी नजर में? देखिए, बिल्कुल देखिए हेमंत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि वंशवाद की राजनीति से देश को बहुत नुकसान हुआ है जी। इससे देखिए भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे धांधली होती है और देश कहीं ना कहीं पीछे जाता है। आप देखिए, अभी देखिए आपने जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया हेमंत जी, आपने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने नाम लिए बिना कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि ये कांग्रेस पर निशाना है। देखिए, ये मात्र कांग्रेस पर निशाना नहीं है, देश की उन तमाम पार्टियों पर निशाना है जो परिवारवाद क्या ये सब पर निशाना है, और क्या आपकी पार्टी के भीतर भी आप इसे लेकर के सोच रहे हैं? एक बात हो गई कि वंशवाद, और दूसरा क्या निकला? देखिए दूसरा उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि देश का जो डिलीवरी सिस्टम था, डिलीवरी मैकेनिज्म था, उस पर लोगों का एक तरह से भरोसा उठ गया था। जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देखिए अगर 1 रुपया जाता है तो 1 रुपया ही खर्च होता है। आप देखिए जनता को 1 रुपया ही पहुंच रहा है। आप देखिए वो जमाना नहीं रहा जब 1 रुपया भेजा जाता था और वो घिस घिस करके 15 पैसे रह जाता था। आप देखिए भ्रष्टाचार तो एक तरह से समाप्त करने की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। कि अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया है, समाप्त हो गया। देखिए हेमंत जी, अगर हम बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2014 से प्रारंभ हुआ है। आप देखिए करोड़ों लोगों को, आप देखिए किसान सम्मान निधि मिल रही है, करोड़ों लोगों को आप देखिए प्रधानमंत्री आवास के जो है उनका पैसा मिल रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, जनधन खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। आप देखिए तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं अगर हम बात करें, जिससे अगर केंद्र सरकार लक्ष्य लेती है कि हमको अंतिम व्यक्ति तक 100 रुपए पहुंचाना है तो 100 रुपए ही पहुंच रहा है। आप देखिए कांग्रेस के जो पूर्व प्रधानमंत्री जी वो स्वयं कहा करते थे कि हम 100 रुपए बेचते हैं। और बिल्कुल, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण आपने कही हैं कि एक वंशवाद को लेकर के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और दूसरा भ्रष्टाचार का खात्मा देश से करने को लेकर के। और हेमंत जी बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ है। हेमंत जी बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के दर्शन का जिक्र हुआ है। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के दर्शन का जिक्र हुआ है कि हमको किस तरह से गरीब कल्याण की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और हमको देखिए संतोष नहीं करना है, हमको लगातार अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखना है। आप देखिए जब तक कि हम उनके जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और देश के लिए एक उज्जवल भविष्य देखा था, जब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक हमको निरंतर कार्य करते रहना है। आप देखिए ठीक, ये तमाम चीजें इनको लेकर के अब मैं बात करूंगा। एसपी मित्तल साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपकी टिप्पणी क्या है, उसके बाद बहस पर चलते हैं। हेमंत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि क्या नाम से प्रधानमंत्री जी ने जो ये कांग्रेस की ओर से ये जो कहा जा रहा है कि महंगाई के मुद्दे पे नहीं बोला, ईआरपीसी के मुद्दे पे नहीं बोला, ऐसे बहुत सारे कांग्रेस को मुद्दे लगते होंगे जिन पे उन्होंने नहीं बोला, ये बात भी सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसमें यदि देखा जाए तो उन्होंने महंगाई की ओर इशारा किया और उन्होंने कहा कि हमारी जो जन कल्याणकारी योजना है जिसमें 30 करोड़ मकान जो है हमने गरीबों को दे दिए, हमने शौचालय बना दिए, हमने प्रधानमंत्री किसान निधि में दे दिए, हमने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का बीमा करा दिया। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने गिनाई और इस बात की बताने की कोशिश की कि जो क्या नाम से पैसा जो आ रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, किन किन कारणों से खर्च हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने आज, मुझे लगता है शायद पहली बार जो मैं उनका भाषण अक्सर सुनता हूं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ इस बात पे तल्खी भी जताई कि हमारी जो ये योजना है ये मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती है, ना चैनल पे आती है और ना ही अखबारों की हेडलाइन बनती है। तो शायद उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारी सरकार जो है वो बहुत सारे कल्याणकारी कार्य योजनाएं चला रही। चलिए ठीक है, लेकिन आशीष जी, हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री ने वंशवाद का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और ऐसे लोगों को जोड़ें जिनका परिवार राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता हो, इसके मायने क्या हैं आशीष जी, जरा समझाइए।
क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगी जिनका परिवार राजनीति में जुड़ा हुआ है? या जो कांग्रेस कह रही थी कि एक परिवार से एक ही आदमी को टिकट दिया जाएगा और उस सूरत में दूसरे को दिया जा सकता है जब 5 साल तक, उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा सा निर्धारण कर लिया कि जो करीबी है वो बाहर नहीं हो जाएं या लोग नाराज नहीं हो जाएं, लेकिन 5 साल तक जो सक्रिय है उसको टिकट दे देंगे। क्या उस रास्ते पर बीजेपी है? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करना ही मुझे लगता है एक तरह से बहुत ही गलत है। आप देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का पूरा संचालन जो देखिए एक परिवार के द्वारा होता है, वो भाई बहन और माँ की एक पार्टी हो गई है। आप देखिए आज ही जो कंसल्टेंट जो जिनको ये तथाकथित कंसल्टेंट को अपना रखना चाह रहे थे, प्रशांत किशोर जी का एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का चिंतन शिविर पूरी तरह से फेल हुआ है। आप देखिए जब से ठीक है, लेकिन आशीष जी उस पर आइए अपनी पार्टी का मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री देखिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है वो सुनना बहुत जरूरी है। आप देखिए उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा चिंतन शिविर जो था वो गांधी परिवार के वजूद को बचाने के लिए था और ये निश्चित रूप से आगामी गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव में इनकी हार तय है। आप देखिए ठीक है, लेकिन मैंने सवाल किया कि क्या पार्टी आगे आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों से परहेज करेंगी जिनके परिवार के सदस्य जिनका बैकग्राउंड राजनीतिक है और जो वंशवाद को लेकर जाने जाते हैं आपकी पार्टी के भीतर? देखिए हेमंत जी देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना एक स्ट्रक्चर है। डिसीजन लेने की हमारा एक निर्णय होता है, एक नीति होती है। आप देखिए कोई भी परिवार भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग आप उदाहरण दे सकते हैं जो पारिवारिक राजनीति से आए होंगे, लेकिन पूरा निर्णय उनके द्वारा लिया जा रहा है ऐसा नहीं है। आप देखिए मेरा सवाल तो ये है ही नहीं कि किसके द्वारा लिया जाता है किसके द्वारा नहीं। आशीष जी मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, तो क्या बीजेपी वंशवाद की राजनीति से किनारा कर लेंगी? जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जोड़ें जिनका परिवार राजनीति से नहीं है, तो जिनका जो परिवार राजनीति से है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे किनारा करेगी? मेरा सवाल ये है। जनता पार्टी ने वंशवाद की राजनीति से किनारा किया हुआ है। आप मुझे बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी में किसका वर्चस्व है? आप मुझे बताइए कौन से परिवार का वर्चस्व चलता है? अच्छा, आपके यहाँ पर वंशवाद नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं, इसका जवाब तो कांग्रेस देगी। लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं। हेमंत जी एक मिनट सुनिए ना सर, आप सहूलियत, राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से वंशवाद को क्यों देखते हैं? अभी अगर सुनील जाखड़ कांग्रेस में ही होते तो आपके हिसाब से वो वंशवाद के प्रतीक होते। बलराम जाखड़ के बेटे जिनका राजनीतिक तौर पर पारिवारिक प्रभुत्व रहा है, अब उन्होंने एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो आज वो वंशवाद के प्रतीक नहीं है। के वरिष्ठ नेता रहे हैं। आप देखिए जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका पूरा परिवार राजनीति में रहा है, के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आप देखिए अरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका एक जनाधार है। आप मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सर, वो सभी लोग जिनका अपने आप में एक जनाधार है और जो सक्रिय राजनीति में बिल्कुल बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। आप देखिए सुनील जाखड़ वंशवाद का उदाहरण है या नहीं है? देखिए नहीं है। देखिए नहीं सिंधिया परिवार वंशवाद का उदाहरण है या नहीं है? नहीं है। हेमंत जी अनुराग ठाकुर वंशवाद का उदाहरण है या नहीं है? देखिए हेमंत जी भैरू सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी वंशवाद का उदाहरण है या नहीं है? कसवा परिवार वंशवाद का उदाहरण है या नहीं है? प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हेमंत जी आप सुनेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा। सुन रहा हूं ना सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। देखिए आप सुनने और समझने का प्रयास तो करें ना। ठीक है। देखिए हेमंत जी जितनी भी पार्टी अगर हम देश में बात करें, जम्मू कश्मीर की दोनों पार्टियों की बात कर लें, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, चाहे हम पीडीपी की बात कर लें, शिरोमणि अकाली दल को भी याद कर लीजिए, बात कर लें। आप देखिए चाहे हरियाणा में बात कर लें, आप देखिए शिरोमणि अकाली दल को भी याद कर लीजिए, बात कर ले। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। हम शिवसेना की बात कर रहे हैं, हमारी सहयोगी रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हमें साहस है बात करने का। आप देखिए हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अगर हम बात करें तो ममता, मेरा सवाल यह नहीं था सर आशीष जी, मेरा सवाल इतना सही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको आप अमली जामा पहनाएंगे, बीजेपी उन परिवारों से किनारा कर लेगी? बिल्कुल हाँ या ना? हेमंत जी अगर आपको ध्यान होगा, राजस्थान में अभी 2 उपचुनाव हुए थे और उसके तहत देश में अन्य जगहों पर भी बहुत सारे उपचुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन उपचुनावों देश भर में जहां पर भी उपचुनाव हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जो परिवार से संबंध रखता था। आप देखिए ऐसा साहसिक निर्णय करने का अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी ही रखती है। आप देखिए देश की कोई और ऐसी पार्टी ऐसा निर्णय नहीं कर सकती है। और कांग्रेस ने जो तय किया है ना, आप देखिए उसकी धज्जियां तो आगामी चुनाव में उड़ जाएगी कि साहब एक परिवार से एक ही टिकट देंगे, हम देखेंगे। देखिए हेमंत जी पूरा देश देखना चाहेगा कि अगर कांग्रेस ने तय किया है तो कांग्रेस पे खरी उतरती है या नहीं उतरती है। कि वंशवाद पर ही आप चलते हैं,
स्वर्णिम चतुर्वेदी। देखिए हेमंत जी, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में जो वंशवाद की बात आई जी, उस पर मैं जवाब देने से पहले दो लाइन आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री जी ने, आप मित्तल साहब भी मेरे से सहमत होंगे, अपने संबोधन में ये कहा कि हम भारतीयों में कहना चाहिए आदत पड़ गई है, जब मर्ज गंभीर हो जाए तो उसको सहन करने और उसी के साथ जीने की आदत डाल लेते हैं। यह इशारा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप से कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 8 साल की परफॉर्मेंस नहीं पूछेगा। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, ये इसके लिए वो शायद ये कहना चाहते थे कि उस पर आदत डाल ली उन्होंने। कि जो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि परिवारवाद जो है दो चीजें वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और राजनीति में परिवारवाद की जननी है कांग्रेस, ये आरोप बीजेपी लगातार आप पर लगाती रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार आरोप लगाती रहेगी कांग्रेस पर, क्योंकि खुद के लिए कहने का तो कुछ है नहीं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हम 25 साल की बात करते हैं, वो इस जो 24 महीने उनके हाथ में है, इस 24 साल में क्या जनता को बदहाली से निकालेंगे, इस पर बात नहीं करते। और परिवारवाद की जब बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि राजस्थान के 5 सांसद परिवारवाद से ही निकले हुए, 5 सांसद इस राजस्थान में, पूरे देश भर में तो आपने ना बहुत बड़े बड़े नाम गिनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार को निशाना बनाते हैं, यह वो परिवार है जिसने 1989, सुनिए, हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, 1989 के बाद जब हमारी सरकार बनी, सुनिए, ओला परिवार से लगा करके पायलट परिवार, महरिया परिवार, तमाम तरह के परिवार हैं, अब तो गहलोत परिवार। अरे मैं आपको और नाम गिनाता हूं, सुनिए हेमंत जी, सुनिए, मैं आपको और नाम गिनाता हूं जी। 1989 के बाद गांधी परिवार, हमारी 3 बार सरकारें बनी हिंदुस्तान में, गांधी परिवार का कोई सदस्य सरकार में शामिल नहीं हुआ। यह त्याग भी देखिए और यह भी देखिए कि उस गांधी परिवार के 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हमेशा शामिल रहे, तो ये भी देखिए। और जब परिवारवाद की आप बात करते हैं, जितने नाम आपने गिनाए, तो वो कांग्रेस में है तो परिवारवाद है, भारतीय जनता पार्टी में जाए तो परिवारवाद नहीं है। और सुनिए, शिवसेना से ही अलायंस करें तो परिवारवाद नहीं है, मुफ्तियों से अगर जो महबूबा मुफ्ती और इनसे परिवार से करें तो अलायंस नहीं है, तो शेख अब्दुल्ला जी से अगर अलायंस करें तो बाप बेटे दोनों, बाप बेटे दोनों इनकी सरकार में शामिल हो जाएं, लेकिन वो परिवारवाद नहीं है। और जब आप पर ये पड़ता है ना कि परिवारवाद के ऊपर चोट हो रही है, तब आप उसकी गली भी निकाल लेते हैं, तब आप कहते हैं 5 साल तक जो सक्रिय है उनको हम टिकट दे देंगे। लेकिन मित्तल साहब, देखिए, अब मित्तल साहब, सवाल यह है कि वंशवाद को विकासवाद की कितनी बड़ी चुनौती है, और क्या राजनीतिक पार्टियां सिर्फ परिवारवाद को, वंशवाद को सहूलियत के हिसाब से देखती है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस कोई और हो? मित्तल साहब जल्दी से। हाँ हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री ने आज इशारा किया और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर कहते आ रहे हैं, वो शायद शीर्ष नेतृत्व के लिए कहते आ रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनमें हम देखते हैं कि जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो एक ही परिवार के द्वारा चलाया गया है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ परिवार ऐसे हैं, लेकिन वो राज्यों तक सीमित है, शीर्ष नेतृत्व वाली उनके पर वो नियम जो है वो लागू नहीं होता है। और अभी जो लाल बीमारी की जो बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो इशारा था वो इस बात का था कि जब किसी मरीज का क्या नाम से इलाज नहीं होता है तो बाद में वो ये सोचता है कि मुझे अब इस बीमारी के साथ ही जीना है। तो उनका जो इशारा था वो इस देश के लिए संदर्भ में था कि जैसे धारा 370 के लिए हमने सोचा था कि इस देश से कभी नहीं हट सकती है, हमने सोचा था 3 तलाक कभी नहीं हट सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना था कि उन सब चीजों को, जैसे अयोध्या में राम मंदिर है, हमने मान लिया था कि नहीं बनेगा, लेकिन इन 8 सालों में जो प्रधानमंत्री का इशारा था वो इस बात को कहने का था कि जो लाइलाज बीमारियां थी उसकी और भी क्या नाम से हमने समाधान करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने एक बात आज और महत्वपूर्ण कही कि पूरी दुनिया जो है वो भारत की ओर देख रही है और जो देश की जनता है वो भाजपा की ओर देख रही है। उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का संदेश दिया कि उनको कोई चैन की नींद नहीं सोना है। उन्होंने कहा भले ही चाहे 18 राज्यों में हमारी सरकार हो, 1300 हमारे क्या नाम से विधायक हो, 4000 हमारे सांसद हो, उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का संदेश दिया कि क्या नाम से हमें रात और दिन मेहनत करनी है। अब इस प्रधानमंत्री के संदेश का कितना असर भारतीय जनता पार्टी पर होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। 400 सांसद, 1300 जी। मित्तल साहब ठीक है, लेकिन सीधा आशु जी जवाब दीजिए इस बात का कि देश निराशा से बाहर आ चुका है या और काम होना इस पर बाकी है? क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस के आरोप लगाती है आप पर कि इस जब से आप सत्ता में आए हैं उसके बाद महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी देश में चरम पर है, रुपए की जो कीमत है वो लगातार गिर रही है, साख जो लगातार गिर रही है।
और इन तमाम बातों को लेकर के देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी जब भी जनता के बीच में जाती है, चाहे हम देश के चुनाव की बात कर लें, चाहे राज्यों के चुनाव की बात कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पेश करती है। और जब हम अगली सरकार बनाते हैं तो हम अपना एक लक्ष्य तय करते हैं। आप देखिए अगर मैं बात करूं तो हमने जब से 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो मोदी जी ने एक लक्ष्य तय किया कि हमको सबको घर बना करके देने हैं। और आप देखिए 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये घर की डिलीवरी हो चुकी है। 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जनधन के खाते खुल चुके हैं। आप देखिए, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का उनको फ़ायदा मिल सके। आप देखिए 11 करोड़ से ज़्यादा घरों में हमने शौचालयों का निर्माण किया है। लगभग 11 करोड़ लोगों को ही हमने सिलेंडर देने का काम किया है। जब 2019 के चुनाव में हम जाते हैं, आप देखिए जनता के समक्ष, तो हम एक लक्ष्य तय करते हैं कि महंगाई पे नहीं बोलते, सरकार बनने पर हम हर घर पे, हम हर देखिए नौकरी की बात करता हूं, मैं नौकरियों की भी बात कर रहा हूं। अरे मैं बात कर रहा हूं ना, आप सुनिए तो सही, आप सुनने का धैर्य रखिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए हमने एक लक्ष्य तय किया कि हम हर घर को नल से जल पहुंचाएंगे। और जहां तक आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप देखिए अभी आंकड़ा आया है, सीएमआई का आंकड़ा आया है कि अप्रैल के अंदर 82 लाख लोगों को नौकरियां मिली है। आप देखिए देश आपके राज्य में नौकरियां मिली है। स्वर्णिम चतुर्वेदी, जल्दी से मैं चाहता हूं इस पर आप रिएक्ट करें और ये बताएं कि अब भारतीय जनता पार्टी करें, उनके शासन में तो देश आज जो है ऊंचाइयां छू रहा है। नहीं, राजीव गांधी के जमाने में वो खुद कहते थे कि ऊपर से जब 1 रुपया भेजा जाता है, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। वो स्थितियां आज खत्म हो गई हैं। बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए बिल्कुल नई ऊंचाइयां छू रहा है ना। पेट्रोल डीजल के, रसोई गैस के दामों में नई ऊंचाइयां छुई हैं। बेरोजगारी 45 साल में सर्वाधिक है, नई ऊंचाइयां छुई हैं। और आप देख लीजिए, वंशवाद की ये बात करते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं है। तो झूठ के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। हरियाणा में किसके साथ अलायंस है इनका? क्या वो वंशवादी पार्टी नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाए तो वो ड्राई क्लीन करके साफ हो जाए, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे चोर हो, उठाई गिरा हो, लेकिन भाजपा से जुड़ा होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। 25 साल का प्लान बताते हैं, युवाओं पर जोर है। और ये आखिरी कमेंट है आपका, और ये तो नकल है, ये तो नकल है। सुनिए, ये तो नकल है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमने निर्णय लिया चिंतन शिविर में। मित्तल साहब एक आखिरी टिप्पणी, क्लोजिंग कमेंट। बिल्कुल, दोनों की बातें आपने सुनी, बिल्कुल क्लोजिंग। मित्तल साहब ठीक है, स्वर्णिम जी ठीक है, स्वर्णिम जी। मित्तल साहब। हेमंत जी, मैं राजस्थान के संदर्भ में इसका क्या नाम से समापन करना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता हैं, उन सबको उन्होंने याद किया, लेकिन मौजूदा जो नेता हैं उनका एक का भी नाम आज अपने संबोधन में उन्होंने नहीं लिया। तो ये क्या इशारा इंगित करता है प्रधानमंत्री का कि अब नए तरीके से नई राहों पर बीजेपी चलेगी और नए युग की शुरुआत होगी? स्वाभाविक है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। मित्तल साहब आपका भी, और साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही सुशील जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने मंथन तो किया ही है, साथ ही एक मैसेज भी दिया कि आने वाले दिनों में पार्टी किस तरीके से बदलाव को लेकर के आगे बढ़ रही है। युवाओं को मौका देंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई पार्टी इस रास्ते पर चलेंगी जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। नमस्कार।